बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई दिनों से 2 हफ्तों से पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार था। कोई भी चीज़ व्हाट्सएप पर डाउनलोड करने में मुश्किलात थी और अगर आप किसी सोशल मीडिया की वेबसाइट को एक्सेस कर रहे थे तो उसमें भी मुश्किलात का सामना आ रहा था। फिर गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीलांसर्स थे, जो ऑनलाइन काम करते थे, उनकी जानिब से आवाज़ बुलंद की गई। उनकी जानिब से कहा गया कि बहुत सी ऐसी वेबसाइट जिसमें फाइवर, अपवर्क और दीगर वेबसाइट शामिल हैं, उसमें से पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को डीलिस्ट किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट का मसला है और पाकिस्तान के अंदर बर वक्त राब्ता भी नहीं हो पा रहा और अपना काम भी डिलीवर नहीं कर पा रहे। इस पर हुकूमती मौक़िफ़ आज सामने आया है और हुकूमत ने इससे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। हुकूमत ने कहा है कि नेट बंद नहीं किया, उन्होंने कहा कि इंटरनेट सुस्त भी हमने नहीं किया। वीपीएन बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ वेबसाइट्स की एक्सेस के लिए, उसकी वजह से इंटरनेट पर दबाव आता है और उसकी वजह से ये इंटरनेट स्लो हुआ है। फायरवॉल का जिक्र किया गया कि फायरवॉल तो इंस्टॉल नहीं की जा रही, या फायरवॉल से ऐसे कोई मसाइल पैदा नहीं हुए। लेकिन कुछ अरसा कबल वज़ीर ममलिकत IT शहजाद फातिमा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बताया, कुछ अरसा कबल उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें उनकी जानिब से बताया गया था कि फायरवॉल की अफादियत क्या है, फायरवॉल मुल्क के लिए क्यों ज़रूरी है, तो ये भी उन्होंने बताया था। फिर आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वहाँ पर एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि मुल्क के अंदर इंटरनेट बड़ा सुस्त रवि का शिकार है, पाकिस्तान में मसाइल पैदा हो रहे हैं, नौजवानों को मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि वो जो काम किया जा रहा था वो कंप्लीट कर लिया गया है। तो दोनों बयानात के अंदर एक तजाद मौजूद है। फिर पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसका एक ड्रीम है कि पाकिस्तान को डिजिटल इकॉनमी बनाया जाएगा। अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर पहले ही जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, एक बंदा मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद वो कहीं ऑनलाइन फ्रीलांस का कारोबार ढूंढ लेता है या किसी भी तरह ऑनलाइन काम करता है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा होता है, तो इस किस्म के इक़दामात से, इस किस्म के मसाइल से क्या हम डिजिटल इकॉनमी बन पाएंगे? आज हम ये सवाल उठाएंगे। और फिर जहाँ पर शहजाद फातिमा साहिबा ने फरमाया कि वीपीएन की वजह से ये सब कुछ हुआ, तो वीपीएन तो वफाकी वज़रा भी यूज़ कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत या पाकिस्तान में हर वो शख्स जो ट्विटर को एक्सेस करता है वो यूज़ करता है, और ये आज से नहीं हो रहा, ये तकरीबन 1 साल हो गया ट्विटर पाकिस्तान में बैन है, तब से यूज़ किया जा रहा है। लेकिन ये मसला गुज़िश्ता 2 हफ्तों के अंदर पेश आता है, 1 साल से ये मसला पेश नहीं आता। अगर वीपीएन की वजह से ये मसला होता तो शायद पहले पेश आ जाता। फिर उसके बाद एक और अहम मामला है, वो है पंजाब में जो बिजली सस्ती की गई है, उसके हवाले से आज कुछ वजाहत सामने आ गई है। पहले ये कहा जा रहा था कि 1 से 500 यूनिट वालों को जो है वो 14 रुपये का रिलीफ मिलेगा, लेकिन आज ये वजाहत कर दी गई है कि 1 से 200 वालों को रिलीफ नहीं है, 200 से लेकर 500 के दरमियान ये कैप लगाया गया है जो इसके अंदर फॉल करेंगे उनको रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन जब ये पंजाब ने अनाउंस कर दिया, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अनाउंस किया था, अपनी बेटी मरियम नवाज के हमरा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब दूसरे सूबों से आवाज़ें उठना शुरू हो गई और खुसूसी तौर पर MQM पाकिस्तान की जानिब से सिंध से ये आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं कि अगर पंजाब ये रिलीफ दे सकता है तो सिंध हुकूमत क्यों नहीं दे रही। साथ ये भी कहा जा रहा है कि हम महरूमी का शिकार हो रहे हैं। ये एक अहम मामला है, इस पर बात करेंगे कि सिंध हुकूमत भी क्या सोच रही है अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देने के हवाले से। फिर एक और मामला है कि शहबाज शरीफ साहब ने 14 अगस्त को मुआशी बहाली के मंसूबे का ऐलान करना था और बरतानवी मुआशरतदान है प्रोफेसर स्टीफन डर्कन, इनकी खिदमात हासिल की गई थी और एक मुआशी मंसूबा बनाया गया था। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी, एक खिताब उनका जो है वो होना था कौम से, लेकिन फिर तकरीबन 12 या 13 को वो खिताब मुलतवी कर दिया गया। मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया था, तो मंसूबे को लॉन्च क्यों नहीं किया गया, ये सवाल भी उठाएंगे। फिर क्या जनरल फैज़ के कोर्ट मार्शल से कुछ बदलेगा, ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि आज भी वफाकी हुकूमत इस बात पर को यकीनी बना रही है। मीडिया पर आकर कहा जा रहा है, तलाल चौधरी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान में शुरू होने वाला एहतसाब गवर्नमेंट यकीनी बनाएगी कि उसे मुकम्मल किया जाए, और फिर चीफ जस्टिस साहब से भी दरख्वास्त की गई है कि वो भी अपने इदारे के अंदर एहतसाब का अमल यकीनी बनाए। तो इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शमीला साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर खाकवानी साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उसके साथ साथ किरण नाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं सीनियर। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले शमीला फारूकी साहिबा आपकी जानिब आऊँगा। एक रिलीफ 14 रुपए का दिया गया है बिजली बिलों में, 2 माह के लिए ये रिलीफ है पंजाब हुकूमत ने जो दिया है। अब सिंध से ये आवाज़ें उठ रही हैं और सिंध हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि आप लोग भी कोई ऐसा रिलीफ आवाम को दें जिससे बिजली के बिल कम हों। तो क्या सिंध हुकूमत अब सोच रही है कोई ऐसा रिलीफ देने के हवाले से, क्या मौक़िफ़ है आपका? जी बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, और पंजाब के हवाले से जो रिलीफ मिल रहा है तो पंजाब हुकूमत के पास वो फाइनेंशियल कुशन है कि वो 45 अरब निकाल के लोगों को ये रिलीफ दे सकते हैं।
अच्छा, मैं ये समझती हूँ और मेरी जमात भी ये समझती है कि सिर्फ 2 माह के लिए रिलीफ ये कोई खातिर खा रिलीफ नहीं हुआ, क्योंकि बिजली के बिल जो है मुसलसल वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं और सिर्फ जुलाई अगस्त की बात नहीं है। आवाम किसी भी महीने में बिजली के बिल नहीं दे पा रही है, ख़ास तौर पे जो मुतवासत तबका है और जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं। अब बात यह है कि ये जो रिलीफ दिया गया, इससे एक सूबायत का एक तासुर सामने आया। देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पीएमएलएन के सरबराह हैं और पीएमएलएन की ही हुकूमत है, उनके भाई वज़ीर आज़म हैं। अच्छा होता कि अगर ये रिलीफ जो है वो चारों सूबों के लिए होता, बशमूल गिलगित बाल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, क्योंकि सारी अवाम हमारे लिए बराबर है। अब अगर एक बड़ा सूबा जिसके पास फाइनेंशियल क्वेश्चन है वो दे सकता है, छोटे सूबे नहीं दे सकते जो बजट डेफिसिट के अंदर ऑलरेडी हैं। सिंध एक छोटा सूबा है, बलूचिस्तान की अपनी इश्यूज़ हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अपने मसाइल हैं। ये बजट डेफिसिट में ये कहाँ से ये पैसे निकाल के ये रिलीफ देंगे? जहाँ तक सिंध हुकूमत का ताल्लुक है, क्योंकि मेरा ताल्लुक सिंध से है, तो मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि ये हमारे मंशूर के अंदर शामिल था कि अगर हम इक़्तिदार में आते और अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म बनते तो हम 300 यूनिट से कम जो सार्फिन है जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके लिए हम सोलर लगा के उनको देते और रिलीफ देते। और सिंध में ये काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, हमने सोलर पार्क्स भी बना दिए हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, अस्पताल हैं, विलेजेस हैं जिनको हम सोलर पे लेके गए हैं। अभी हाल ही के अंदर जो है वो 5 लाख सोलर पैनल जो है वो मुफ्त जो है वो लोगों को दिए जा रहे हैं, क्योंकि द फ्यूचर इज सोलर। हम इतनी महंगी बिजली अफोर्ड ही नहीं कर पाते। अगर बिजली आ भी जाए तो बिजली के बिल अदा करना ये किसी आदमी का, आम आदमी के बिसात से बाहर हो चुका है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर रिलीफ देना ही था तो एक परमानेंट रिलीफ देते ना। 2 महीने का रिलीफ जो है, चले रिलीफ का आगाज तो हुआ ना शमीला साहिबा। ये जो आप कह रही हैं कि आपके पास बजट का एक मसला है, मैं उसमें जमात इस्लामी का एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि 300-400 अरब अगर बजट से निकाल लिया जाता है आवाम के रिलीफ के लिए सालाना तौर पर, तो एक बड़ा मसला नहीं होगा सिंध के लिए। आपका जो इतना बजट जरूर मौजूद है, 300 अरब का बजट मौजूद है सिंध के पास। देखिए जी, सिंध ने तो इस दफ़ा कोई तरक्याती मंसूबे भी नहीं शुरू करे। जो पिछले मंसूबे हैं उन्हीं को हम कंप्लीट करें, क्योंकि जब आप बजट डेफिसिट में जाते हैं ना तो आप फिर पहले अपने पुराने मंसूबे पूरे करते हैं। जब आपके पास पैसे होंगे तो आप खर्च करेंगे ना। यही हुआ जो फेडरल बजट के अंदर इतना बड़ा जो एक बलून आपने जो पीएसडीपी रखा था, फेडरल पीएसडीपी, वो क्या हुआ? आईएमएफ ने उसको आके काटी लगा दी, आपको ख़त्म करना पड़ा। अब ये देखें ना कि ये किस तरीके से ये आईएमएफ जो एक बजट बना है और ये हुकूमत उसको मानती भी है कि आईएमएफ का बजट है, वहाँ पर तो इस किस्म की सब्सिडीज़ और रिलीफ देने के लिए आईएमएफ तैयार ही नहीं है। आपका मुल्क मकरूज़ है। एक मकरूज़ मुल्क जब कर्जा लेके बजट बना रहा है तो फिर जो कर्जा देता है आपको उनकी शराइत के ऊपर उतरना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि पैसे भी लें और अपनी मर्जी पे मनमानी भी करें। ये अनफॉर्चुनेट बात है, अफसोसनाक बात है, लेकिन ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। जब तक हम अपने तमाम मसाइल का हल नहीं ढूंढेंगे और इन हाउस, देखिए ये जो आईपीपीज़ के ऊपर जो अभी शोर उठा है और ये जब सामने चीज़ आई कि जी हम कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं उन आईपीपीज़ को भी जिन्होंने 1 मेगावाट भी बिजली जो है वो नहीं प्रोड्यूस करी है, टेक और पे का आपने मुआहिदा किया है, दे फॉल्टी एग्रीमेंट। जब तक आप वफाकी हुकूमत पे कह रही है कि हम उसको आपका सर्कुलर डेट बनता रहेगा, मंसूबों को रिविजिट करते हैं। मैं आप कर्जे वापस करेंगे। आमिर खाकवानी साहब को शामिल गुफ्तगू करता हूँ। आमिर साहब, आप फरमाइएगा, पंजाब हुकूमत ने रिलीफ दिया है, सिंध से आवाज़ उठ रही है, बाकी सूबों से भी कहा जा रहा है कि अब हमें भी रिलीफ दिया जाए। आप क्या समझते हैं? एक तो ये हेल्थी कंपटीशन आप समझते हैं सूबों के दरमियान जो आवाज़ें उठ रही हैं, एक जगह रिलीफ दिया जा रहा है और दूसरी जगह भी इसकी डिमांड की जा रही है, और क्या दूसरे सूबे भी ये रिलीफ दे पाएंगे? देखें, बात तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब हुकूमत ने कोशिश तो की ना अपने मुख्तलिफ मदों में कट लगा के। ज़ाहिर है पंजाब वालों के पास भी बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं होंगे, तो सिंध पे भी, सिंध इसलिए कि सिंध केपी और बलूचिस्तान की निस्बत ज़्यादा खुशहाल सूबा है और उनको पैसे भी कम जरूरत पड़ेंगे ना। मतलब यहाँ 45 अरब का कट लगा है, 45 अरब लगा के तो किया है उनको, मेरा ख्याल वो सिंध की कीमत हाफ बनता है, तो मेरा ख्याल है कि वो 15-20 अरब या 20-22 अरब रुपए। लेकिन उससे भी यही ख्याल पैदा हुआ है कि अगर फेडरल सतह पे, हमारे मरकज की सतह पे, अगर 45 अरब से पंजाब में 201 यूनिट से लेके 500 यूनिट तक अगर हम अगर ये सहूलत दे सकते हैं, 2 महीने की थी। लेकिन अभी याद रखें कि 2 महीने अगस्त और सितंबर का महीना बहुत हब्स का महीना है। सिंध में भी ये बहुत हब्स और गर्म होता है, खासतौर पर इंटीरियर सिंध में, कराची में भी। कराची के लोग बहुत, कराची में अक्टूबर ही खासा गर्म होता है। मतलब पंजाब में अक्टूबर बेहतर हो जाता है, कराची में खासा गर्म होता है, शकील साहब खुद हुई रहती है। तो मेरा ख्याल है मरकज में
ये मुतालबा तो बहरहाल बनना है, हम सबको करना चाहिए कि मरकज की जो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, उनको भी स्टेप लेना चाहिए। और मैं सोच ही रहा था 45 अरब से अगर पंजाब में ऐसा हो सकता है जो तकरीबन 11 करोड़ से ज्यादा की आबादी बनती है, तो मेरा ख्याल ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ये 100 अरब से कम पड़ेगा, 90 अरब की खरीद तकरीबन बढ़ेगा, 90-95 अरब, 100 अरब से कम ये रिलीफ अगर 2 महीनों में भी अगर रिलीफ 14 रुपए यूनिट का अच्छा खासा रिलीफ है, जब लोगों को भरना पड़ रहा है ना, जो इतने बुरे हालात हैं, ये 2 महीने ही लोग निकाल ले, तो मेरा ख्याल है ये दबाव मरकज पे भी हमें सबको सवाल उठाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और बहरहाल पंजाब को अप्रिशिएट तो करना चाहिए ना, पंजाब के वजीर आला ने ये स्टेप उठाया है और नवाज शरीफ साहब ने उठाया, और मेरी अपने मालूमात में है कि उन्होंने कुछ लोगों को ये ड्यूटी काफी अरसे से दी हुई थी। गलबन आज सीमा के शायद जिम्मे लगाया था, खबर ये भी थी इस तरह की कि ये एक अच्छा स्टेप है, इसको जरा अप्रिशिएट करना चाहिए। केपी को भी और सिंध को भी अपने वसाइल में, ज़ाहिर है इनके पास बहुत ज्यादा वसाइल नहीं है, पंजाब निस्बतन खुशहाल है, लेकिन बहरहाल कोई ना कोई तरीका उनको भी निकालना यानी आप चाहिए। समझते हैं लगा कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, मैं ये समझता हूँ कि 2 महीने भी हों तो वो बहुत है। लोगों से पूछे ना, लोगों के लिए 1 महीने के बिल में भी हो जाए तो उनको बड़ा रिलीफ है। तो मुश्किल परमानेंट रिलीफ देना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, ये बड़ी अच्छी बात है परमानेंट रिलीफ। लेकिन जो लोग तंग हुए पड़े हैं और बेहाल हुए पड़े हैं, तो उनमें तक अगर अगस्त सितंबर अच्छा निकलता है तो वो कहेंगे चलो सितंबर के बाद अक्टूबर, यानी इकोनॉमिकली तौर पर आम आवाम के लिए, आप समझते हैं ना, आम आवाम के लिए कोई और खुशखबरी नहीं थी, तो चले पंजाब की आवाम के लिए ये खुशखबरी जरूर आई है। मैं किरण नाथ साहब की तरफ लेकिन मैं ये जी किरण नाथ साहब फरमाइएगा। अब क्योंकि जब पंजाब में रिलीफ दिया गया तो कहा जाता है कि 51% पाकिस्तान के बजट का जो है वो पंजाब को दिया जाता है, इस वजह से पंजाब में ये मुमकिन हो पाया कि वहाँ पर रिलीफ दिया जा सके, लेकिन बाकी सूबों में अभी ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो आप, और फिर ये कहा जा रहा है कि ये 2 महीने का नहीं होना चाहिए था, ये मुस्तकिल होना चाहिए, तो आप कैसे देखती हैं? आपको लगता है कि दूसरे सूबों पर इसका प्रेशर आएगा? देखिए, इस सारे मामले पर तनकीद और प्रोपेगेंडा दोनों चीजें ज्यादा हो रही हैं, और तनकीद तो हुकूमत के अपने इत्तेहादी कर रहे हैं। अब अगर पूरे मुल्क को रिलीफ दिया जा सकता था, वैसे कोई इतना बहुत बड़ा मसला तो था नहीं, क्योंकि 3 जगहों पर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और उनकी इत्तेहादियों की हुकूमत है। पंजाब में आपकी हुकूमत है, मरकज में आप बैठे हुए हैं, बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी आपके इत्तेहादियों की हुकूमत है। तो अगर वजीर आजम साहब तमाम जमातों से, तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत करते तो 80 से 85% पाकिस्तान तो कवर हो सकता था, हो जाता। लेकिन अब इसके साथ साथ जो 2 अहम चीजें हैं ना, जिसके ऊपर शायद कोई बात नहीं कर रहा है, वो एक तो ये वाला मामला कि नवाज शरीफ साहब, अव्वल तो सवाल मेरा ये था उनसे कि वो किस कैपेसिटी में आके उन्होंने ये ऐलानात किए, न सिर्फ ऐलानात किए बल्कि उन्होंने वजीर आजम साहब को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिदायत भी दी कि आप पंजाब के साथ ताउन करें। एक तो नवाज शरीफ साहब ने वजीर आजम साहब को हिदायत दी और किस कैपेसिटी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला हुआ, पहले आपने बता दिया कि जी 500 यूनिट तक के लिए ये तमाम जो रिलीफ दिया जा रहा है, वजीर आला साहिबा उनके साथ मौजूद थी, बाकी टीम वहां पर उनके साथ मौजूद थी। आज PMLN के अपने लोगों ने ये बताना शुरू किया कि 200 यूनिट तक जो है वो लोग ऑलरेडी प्रोटेक्टेड सार्फिन है, तो उसके बाद जो 201 यूनिट से शुरू होता है 500 तक, वहां पर ये रिलीफ लागू होगा। तो इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मियां नवाज शरीफ साहब बड़े दिनों के बाद आकर अपनी खामोशी तोड़ रहे थे। लग ऐसा रहा था कि शायद जनरल फैज के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उन्होंने आकर अगर आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की तो इतने सारे लोगों में कोई भी उनको करेक्ट करने वाला नहीं था। तो एक तो ये प्रोपेगेंडा और तनकीद हो रही है, उसको मजीद उसके ऊपर मिर्च मसाला जो है ना, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खुद ही लगाया है। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि सब्सिडी दी जा रही है, और यही वो हमारे मोअज़्ज़िज़ अरकान है कि जब ये अपोजिशन में बैठे होते हैं और दूसरे हुकूमत में बैठे हों तो ये इन्हीं सब्सिडीज के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि सब्सिडीज जो है वो कहीं ना कहीं से हमारे ऊपर एहसान भी किया जा रहा होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से फिर वसूल भी किया जा रहा होता है। इस वक्त हो क्या रहा है, इश्तिहारात चल रहे हैं जी, हुकूमत ने या पंजाब हुकूमत ने आपको सब्सिडी दे दी है और बिजली सार्फिन के लिए आसानी कर दी है। इश्तिहारात कहाँ से चल रहे हैं? इश्तिहारात मेरे और आपके टैक्स के पैसों से ही चल रहे हैं। सब्सिडी मेरे और आपके टैक्स के पैसों से ही दी जा रही है, और वो आगे जाकर कहीं ना कहीं हमें पता चलेगा कि वो हमारे ऊपर किस तरह से निकल रही है। तो होना तो ये चाहिए था कि सारे मामले पर कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती, कोई लॉन्ग टर्म इस तनाजुर में भी होती कि जिससे पूरे पाकिस्तान को फायदा हो रहा होता, और स्पेशली सिंध को सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि वहां पर अगर आप बिजली के बिल्स देखें तो वो ओवरऑल पाकिस्तान से वहां के प्राइसेस वैसे भी ज्यादा हैं,
अगर आपके इलेक्ट्रिक के प्राइसेस लेकिन किसी ने तो वो वैसे भी ज्यादा है। लेकिन किरण नाज़ साहिबा, किसी ने तो पहल की ना, चले 2 महीने की दी सब्सिडी, लेकिन किसी ने तो पहल की। मैं शर्मिला फारूकी साहिबा से जान लेता हूं जो सवाल आपने उठाया। मैं सिर्फ एक वर्ड मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा कि जिन्होंने पहल की उनकी मरकज में भी हुकूमत है और वही सबसे बड़ी है उनकी हुकूमत है कि जिसके साथ इत्तेहादी चल रहे हैं। तो ये ज्यादा बेहतर होता कि वो पहल इस तरह से करते कि अपने तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत करते, साथ लेकर चलते, तो कम से कम 80 से 85% पाकिस्तान कवर हो जाता और फिर शायद केपीके को भी शर्म आ जाती, वो भी कुछ कर लेते। ठीक है। शर्मिला फारूकी साहिबा, एक तो ये बताइएगा, क्या आप विफाक से मुतालबा आपकी जमात ये करेगी कि इसको विफाकी सतह पर इस किस्म के प्रोजेक्ट्स को लाया जाए ताकि पूरे मुल्क में ये फ़ायदा, उसमें सिंध और बाकी सूबे भी शामिल हों? और दूसरा बताइएगा, आप समझती हैं कि अब क्योंकि ना मवाजना हो रहा है, जब से मरीम नवाज़ वज़ीर आला बनी हैं तो वो मवाजना कर रही हैं और वो बार बार कहती हैं कि अगर पूरा दिन मेरे कामों पर बात होती है, मुझ पर तनकीद होती है, तो बाकी सूबे के वज़ीर आला तो बिल्कुल खामोश रहते हैं। तो क्या आपके वज़ीर आला भी टिकटॉक पर मौजूद हैं? देखिए, मैं किसी की पर्सनल चीज़ पर तो कमेंट नहीं करूँगी। आई एम श्योर शी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। नज़र आता है मेहनत कर रही हैं और करना भी चाहिए। ये उनका एक मौका है, उनको अल्लाह ताला ने दिया है कि जहाँ पर वो अपनी कारकर्दगी दिखा सकती हैं, और उनको सपोर्ट भी एक बहुत बड़ा सूबा है जिसमें बहुत ज़्यादा काम किया जा सकता है। मैं ये समझती हूँ कि आपकी कारकर्दगी जो है वो आपकी ज़मानत देता है। लोग जब अगले इलेक्शन में आपको वोट देंगे तो पता चल जाएगा कि जनाब आपकी कारकर्दगी कैसी थी। सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें कोई बुराई नहीं कि कोई टिकटॉक पे है कि नहीं है, इट्स द पर्सनल चॉइस। अच्छी बात है, होना चाहिए। सोशल मीडिया के थ्रू आप एक वाइडर ऑडियंस को पहुंच सकते हैं और उनसे कनेक्टिविटी अच्छी हो सकती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जब ये बिजली के बिलों की बात हो रही थी, देखिए इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है वो है बिजली। एक तो बिजली आती नहीं है, और अगर आती है तो इतनी महंगी है कि आप बिजली के बिल नहीं दे पा रहे हैं। अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ आपको जाना है, सोलर एनर्जी की तरफ जाना है, हाइड्रो पावर की तरफ आप जाना है। आपका नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट है वो बंद ही पड़ा रहता है। उसके ऊपर 2 दफ़ा वज़ीर आज़म साहब ने तहकीकात ऑर्डर करी, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता चला कि जी वो आया, उसमें क्या फ़ॉल्ट है, क्यों फ़ॉल्ट है, और क्या कौन वो ज़िम्मेदारान हैं जिनको आपको पकड़ना चाहिए, एंड यू नीड टू टेक देम टू टास्क। अब बात यह है कि इस वक्त पूरी कौम वज़ीर आज़म की तरफ ऑफ कोर्स देख रही है कि वो किस तरीके का रिलीफ देते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि अच्छी बात है, चाहे एक दिन का भी रिलीफ मिले, रिलीफ तो है ना, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इसका कोई परमानेंट हल ढूंढना पड़ेगा। तो आप आम स्टेक होल्डर्स हैं, आप वज़ीर-ए-आज़म से बात करेंगे, आप हम स्टेक होल्डर हैं। देखिए, हम तो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो IPPs के एग्रीमेंट्स हैं इन पर रीनेगोशिएट करें। ये जो कैपेसिटी चार्जेस के अंदर हम अरबों रुपए दे रहे हैं, और वो अरबों रुपए जो है वो कौम की जेब से निकल रहे हैं, क्योंकि टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है, सर्कुलर डेट पे डेट आ रहा है, वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है, जिसके ऊपर IMF भी परेशान है। तो ये तो हम ये ना कर्ज लेके मजीद कर्ज दे रहे हैं, कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहे हैं, कोई डेवलपमेंट काम तो हमें नजर नहीं आ रहा ना। ठीक है, हमारे पास पैसे एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, एक ब्रेक की तरफ मुझे। अब बात यह है कि वजीर आजम साहब रिलीफ का क्या पैकेज देते हैं, क्या इकोनॉमिक रिवाइवल का प्लान देते हैं, ये तो देखने की बात है। ठीक है, ये देखने की बात है। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन ब्रेक्स वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे जो इंटरनेट के हवाले से इस वक्त पाकिस्तानी यूथ को मसाइल पेश आ रहे हैं या आम आवाम को मसाइल पेश आ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इकनॉमिकली सतह पर भी मसाइल पेश आ रहे हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अब बात करेंगे इंटरनेट के हवाले से जो मसाइल पेश आ रहे हैं। किरण नाज़ साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब जो मौजूदा पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है, जिसके हवाले से अब पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद के अंदर जो यंगस्टर्स हैं वो सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि उनको जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उनसे जो है वो उनको मैसेज कर दिया गया है, जो फ्रीलांसर्स थे उनको कह दिया गया है कि अब आपके साथ हम काम नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट के मसाइल पैदा हुए हैं। और पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत ये मौक़िफ़ अपनाती है कि ये तो VPN की वजह से हुआ है, फायरवॉल वाला तो चक्कर ही नहीं है। फिर ये फायरवॉल का घोरक धंधा क्या है? बेसिकली देखिए, 30 अरब लगा के ना हमने पहले तो पाकिस्तान में फायरवॉल VPN के फरोग का काम किया है, और उसके बाद अब VPN का फरोग जो है वो उससे भी हमने हाथ उठा लिए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए। होना तो ये चाहिए था कि अगर आप रोक रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि पिछले कुछ अरसे में, पिछले 1, 1.5, पौने 2 साल में हमारे पास जितना कुछ सोशल मीडिया के थ्रू प्रोपेगेंडा होता रहा, जितना आवाम में इश्तियाल की कोशिश की जाती रही,
उसको काउंटर करने के लिए, उसको रोकने के लिए बिल्कुल ठीक है कि हुकूमत की तरफ से उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए था, लेकिन कैसे उसके जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए था कि आपके पास एक बहुत बड़ी अब यूथ है, आपकी बहुत बड़ी जनरेशन का एक ताल्लुक जो है वो इंटरनेट के साथ है। वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी डिग्रीज को छोड़ के वो इस तरफ आए, वो डिकोडिंग के और दीगर कोर्सेज की तरफ जाएं, और कोर्सेज करने के बाद जो है ना वो आके सोशल मीडिया के ऊपर अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को बढ़ाएं। और ये एक दुकान का वाला तो काम है नहीं कि चले आज अगर सामान उनका बिका नहीं तो कल बिक जाएगा। अब हो ये रहा है कि बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर उन्होंने पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर हाईलाइट करके ये बताना शुरू कर दिया है कि अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए किसी भी शख्स के साथ अपने कोई मामलात कर रहे हैं, कोई लेन देन का कोई कारोबारी सिस्टम या जो कुछ आप सोशल मीडिया पर कर रहे होते हैं, अगर आप उनके साथ कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखिए कि वहां पर इंटरनेट स्लो है, आपका काम रुक सकता है। तो ये बाकायदा कुछ वेबसाइट्स की जानिब से बताया जा रहा है। और पाकिस्तान में 30 करोड़ डॉलर से ज्यादा का नुकसान कहा जा रहा है कि जो इंटरनेट स्लो हुआ है, इसका तखमीना लगाया गया है 80 अरब तक जाएगा ये, जो कि बताया जा रहा है 80 अरब तक ये नुकसान जाएगा डॉलर्स में, जो आपके पेमेंट्स होती हैं, क्योंकि जो आपके फ्रीलांसर्स हैं वो नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेट स्लो होने की वजह से। और उसके साथ साथ फिर इतने मजे का खेज बयानात अगर हुकूमत की तरफ से आते हैं। आज मैं सुन रही थी शिजा फातिमा साहिबा को, और जो उन्होंने डिटेल्स बताई हैं उसके बाद मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश भी की है, उनसे भी पूछा है, तो उन्होंने पहले भी मुझे यही बताया था, आज भी उनसे यही बात हुई है कि जो भी सोशल मीडिया पर आप फायरवॉल लगाने की कोशिश करते हैं या उसे आप रोकने की कोशिश करते हैं, और हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी हम मरहूने मिन्नत हैं दूसरी वेबसाइट्स के। यानी अगर हम फेसबुक से रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो हम फेसबुक की मरहूने मिन्नत ही उनको रोकने की कोशिश करेंगे। हम फायरवॉल लगा के सिर्फ हमें एक फायदा हो रहा है कि हम आईडीज को बासानी ट्रैक कर सकेंगे, हमें लोकेशन पता चल सकेगी। इसके अलावा कंटेंट हटाना है नहीं हटाना वो भी फेसबुक की मरहूने मिन्नत उसका एक प्रोसेस है, हमें उस थर्ड पार्टी के पास जाना होगा, वहां पे कंप्लेन करना होगा, हटाना है तो वो ट्विटर से ही हम उसके ही मरहूने मिन्नत होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आप आते हैं और आके इस तरह के मजे का खेज बयानात दें। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत तमाम इन स्टेक होल्डर्स को लेकर बैठती, उनसे डिस्कस करती, उसके बाद आपको बिल्कुल करना चाहिए। आप चाइनीज मॉडल की आपने गालिबन आगाज में भी ये बात की थी, हम बात करते हैं वहां पर उनके अपने जितने भी उन्होंने सॉफ्टवेयर्स को बैन किया हुआ है, उनके अपने सॉफ्टवेयर्स वहां पर मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर आप सऊदी अरब चले जाएं, इसी तरह से अगर आप दुबई चले जाएं, वहां पर बहुत सारी चीजों पर पाबंदियां हैं, लेकिन उनके अपने सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। तो यह तो होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान में ऑल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर्स मौजूद है, तो यह तो होना ये चाहिए था कि आप अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को लेते, उनके साथ बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, और फिर उसके बाद इसको रेगुलेट करने का कोई तरीकेकार। और उससे बहुत अच्छी चीज ये होती कि आपके पास बड़े बड़े आईटी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, माहिर बैठे हुए हैं, जो आपको यकीनन सॉल्यूशन देते हैं। लेकिन बगैर आपने उनसे पूछे, बगैर उनसे जाने आपने कर दिया। और अगर मुझे इजाजत दें ज़ौक साहब, 1 मिनट मैं आपसे बात करना चाहूंगी प्लीज, क्योंकि आप ब्रेक से पहले गालिबन आपने इजहार तफन्नुन में ही शर्मिला साहिबा से एक सवाल पूछा था और उसमें आपने टिकटॉक का लफ्ज इस्तेमाल किया था। तो मैं अपना एतराज, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं ये रिकॉर्ड करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बैठी हूँ, शर्मिला साहिबा यहाँ पर बैठी हुई हैं, मरियम नवाज साहिबा वजीर आला की चेयर पर बैठी हुई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में हजारों ऐसी खवातीन हैं जो छोटी छोटी नौकरियां कर रही होती हैं, और हमें इस मुल्क में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, किस तरह से हमें सर्वाइव करना पड़ता है। और उसमें किसी भी खातून को कहीं पर भी बैठी हुई हो, उसको बाकायदा तौर पर एक नाम दे देना, जैसे कल हुआ, परसों हुआ कि इकबाल आफरीदी साहब, उन्होंने खातून के कपड़ों के ऊपर सवाल उठा दिया। इस तरह से मैं वजीर आला साहिबा के लिए देखती हूँ कि सोशल मीडिया पर कभी उनके कपड़ों पर बात होती है, कभी उनके जूतों पर बात होती है, कभी उनको टिकटॉक वजीर आला कहा जाता है। तो ये बेसिकली उनको नहीं कहा जाता, उनको खातून होने की वजह से मैं इसका जवाब देके आगे बढ़ता हूं। मैं सिर्फ अपना एक एतराज रिकॉर्ड करवाना चाहती हूँ कि खवातीन के लिए हमें वर्क प्लेस को, चाहे एक वजीर आला हो, चाहे एक रिसेप्शन की चेयर पर बैठी हुई खातून हो, खवातीन के लिए हमें इस माहौल को जो है ना वो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। आप जैसे काबिल लोग अगर एक डेस्क पे बैठ के, बिल्कुल आप मेरी अर्ज सुन लीजिएगा, आगे जाना है मुझे। मैं किरण नाज़ साहिबा, ये जो इसका कॉन्टेक्स्ट है ये इमरान खान से जुड़ता है। इमरान खान के हवाले से PMLN तनकीद करती थी कि वो ज़्यादातर हमें सोशल प्लेटफॉर्म्स पर ही नज़र आते हैं और वो डिजिटली उनके वोटर्स हमें नज़र आते हैं। तो इस वजह से फिर मरीम नवाज़ ने खुद असम्बली में खड़े होकर कहा कि बिल्कुल मैं टिकटॉक पर वीडियोज़ मेरी आती हैं, मेरे जो लोग हैं या मेरी हुकूमत है वो लगाती है, उसके लिए काम भी करना चाहिए, हम काम दिखाते हैं अपना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि क्या आप भी सोशली इतने स्ट्रांग हैं। मैं शर्मिला फारूकी साहिबा से अब बात करना चाहूँगा। ये फरमाइएगा शर्मिला साहिबा, ये डिजिटल इकॉनमी का एक ख्वाब है और पूरी दुनिया डिजिटल इकॉनमी की तरफ जा रही है, डिजिटली अपने मुल्क को स्ट्रांग कर रही है और अब आगे फ्यूचर भी इसी चीज़ का देखा जा रहा है।
तो पाकिस्तान का ये ड्रीम कैसे पूरा होगा अगर इस किस्म के बैरियर्स लगा दिए जाएंगे तो? देखिए अहमद साहब, दो तीन चीज़ें जिस तरह किरण ने अभी बात की है कि दीगर ममालिक के अंदर अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, हुकूमतें जो हैं वो इंफॉर्मेशन को सीव करती हैं और हेट स्पीच हो या ऐसे कोई एंटी उनके मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात जा रही हो तो उसको वो ब्लॉक करने की कोशिश करती हैं। लेकिन यू हैव टू कम आउट क्लीन, फिर आप खुल के बात करें, कौम को एतमाद के अंदर लें, बताएं कि जी ये हम कर रहे हैं, इतना वक्त लगेगा, 10 दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे, उसके बाद ये मामला सही हो जाएगा। देखिए हमारे मुल्क में मैं फिर भी समझती हूँ कि अगर हम चाइना को देखें, दीगर ममालिक को देखें, कोरिया को देखें, हमारे मुल्क में फिर भी बहुत खातिर खा आज़ादी है जो कि अब कर्ब होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि तेज़ी से मैं ये कहूँगी। लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी, क्योंकि कौम को आप शशो पंज में नहीं रख सकते। जी VPN की वजह से जी इंटरनेट स्लो हो गया, जी फला हो रहा है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। जब आप एक अभाम क्रिएट करते हैं ना, और व्हेन यू आर नॉट ऑनेस्ट विद द पब्लिक, तो फिर वो एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो मजीद बढ़ता जाता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। ये ख़त्म कर दें। देखिए इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप हेट स्पीच को ख़त्म करें या कोई चीज़ जो आपके मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ जा रही है उसको कर्ब करें, करना चाहिए। लेकिन देखिए ना, वो कहते हैं ना कि आप एक घर जलाने के चक्कर में, उसको ख़त्म करने के चक्कर में पूरा का पूरा जंगल जला दें। डोंट डू दिस। आप इस वक्त लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बिजनेसेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ई कॉमर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर इंटरनेट के ज़रिए आप लोगों से राब्ते में रहते हैं, किसी के कोई मेडिकल कंसर्न्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, राब्ते रहते हैं। आप एक तरीके कार से चलें आगे, इस तरह ना चलें कि आप वैसे ही मुल्क में इतनी अफरा तफरी फैली हुई, आप समझिए कि तमाम लोगों को हर शोबे में तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है ऑन बोर्ड लेकर ऐसे फैसले करने चाहिए। मैं आमिर खाकवानी साहब के पास ये सवाल लेके जाऊंगा। That's what I'm saying कि आप बताएं ना, आप अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लें, आप पब्लिक को एतमाद में लें, आप कहें कि जी ये इशू है, इस इशू को हम हल करने के लिए ये काम करने जा रहे हैं, इतना वक्त लगेगा। लोगों को थोड़ा सा आप एतमाद में तो लेना, बिल्कुल। ये ना समझे कि जी हर चीज छुपा के डरा के करनी है आपने। आमिर खाकवानी साहब, क्यों हर चीज़ छुपा और डरा कर की जाती है? अब जिस तरह ये मामला हुआ, ये मामला पूरी दुनिया के अंदर एग्जाम्पल्स देकर बताया जा रहा है कि किस तरह एक नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए या आपके मुल्क के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर ये सिस्टम मौजूद है। क्यों पाकिस्तान के अंदर ये नहीं सोचा गया कि जब हम इस सिस्टम को लगाएंगे तो हमें कुछ मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, उसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी निकाल लिया जाए? और हम, जैसे मैं जिक्र कर चुका हूँ, ये तखमीना लगाया जा रहा है $30 करोड़ का नुकसान पाकिस्तान को इस माहौल के अंदर होगा जब पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि अपनी डिजिटल इकोनॉमी को बेहतर किया जा सके। जी आप बिल्कुल दुरुस्त करें, ये सब कुछ जो है बहुत ही परेशान को तशवीशनाक है। और मैं तो वैसे सच्ची बात है, इस पे भी क्वेश्चन उठाना चाहिए कि ये जो फायरवॉल है ये दुनिया में कहाँ है और क्या है। जिस आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया, मेरा नहीं ख्याल, मेरे इससे खिलाफ है, मैं नहीं समझता कि पूरी दुनिया में हर जगह इस तरह का सिस्टम। अब हेट स्पीच को रोकना एक और बात है, हेट स्पीच रोकने के लिए कानून मौजूद हैं और लोगों को, ऐसा नहीं है। मुझे इस पर डाउट है, मुझे क्या मतलब, बहुत सारे जो अदारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, अदारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बाहर के लोग भी जो इस पर लिख रहे हैं, जो उठा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उन सबको ये लग रहा है कि ये आजादी इजहार को और हुकूमत पे पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म को रोकने के लिए ही ये चीजें हो रही हैं। बहुत ज्यादा। आप ट्विटर देखें ना, ट्विटर तो यहाँ पे वहाँ पे कई सालों से चल रहा था ना। अब पिछले 1 साल से ऐसे कौन सा मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा होना शुरू हो गया है ट्विटर पे? अगर वो था भी तो कुछ लोग हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाइयां कर सकते हैं। मतलब ट्विटर पे एक बुनियादी वजह ये थी, इलेक्शन से पहले की जो पॉलिटिकल सिनेरियो भी जैसा 1 साल से हमारे यहाँ चल रहा है, ये एक बड़ा फैक्टर है। और अभी ये जो फायरवॉल है, इससे भी तासुर ये मिल रहा है कि ये सिर्फ एक सियासी मुखालिफिन को या एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी को, उनके लोगों को चुप कराने के लिए है। तो मेरे ख्याल इस हवाले से भी ये बात सही है, शर्मिला साहब ने सही कहा कि इनको बिल्कुल क्लियर होकर साफ एक ओपिनियन लेनी चाहिए। और ये तो बहुत ही कमजोर और बल्कि माजरत के साथ, ठीक है, यानी आप भी समझते हैं कि आवाम को एतमाद में ले और अल्टरनेटिव पहली चीजें लाएं ताकि लोगों को मजीद मुश्किलात ना हो। पाकिस्तान पहले ही मुश्किलात के अंदर है। मैं आमिर खाकवान, मैं माजरत के साथ इस बात को दोबारा कंटिन्यू करते हैं, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर एक अहम टॉपिक जो गुज़िश्ता 1 हफ्ते से पाकिस्तान के अंदर हर तरफ चल रहा है और तकरीबन हर रोज उस पर बात हो रही है, और वो जनरल फैज़ के कोर्ट मार्शल के हवाले से। तो क्या बदलेगा इस कोर्ट मार्शल के बाद, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के। नाज़रीन, अब बात करेंगे एक और अहम मामले के हवाले
हवाले से जो कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के हवाले से, क्योंकि आज भी PMLN की जानिब से तलाल चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि जो एहतसाब का अमल हो रहा है उसे मुकम्मल किया जाए। और फिर ये भी कहा जाता है कि तो इदारे का अंदरूनी मामला था, इदारा खुद इस पर काम कर रहा है। मैं खाकवानी साहब आपसे आगाज़ करूंगा इस सवाल का, क्योंकि आप एक तो जो बात कर रहे थे उसको कंप्लीट कीजिएगा, साथ मुझे ये बताइएगा अब सवाल जो इस पर उठाया गया कि सियासी मामलात में मुदाखलत थी, तो क्या इस गिरफ्तारी के बाद सियासी मामलात में मुदाखलत ख़त्म हो गई है या हो जाएगी? ये रिवायत कायम हो गई है? देखिए, सियासी मामलात में मुदाखलत तो बहुत ही अहम और जितना ही अहम उतना खतरनाक सवाल है। तो मैं उससे पहले एक और सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि तासुर ये मिला कि रिटायरमेंट के बाद भी ये इन्होंने आर्मी एक्ट खिलाफवर्जी की जो बात की थी इख्तियार है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इन सर्विस सियासी मामलात में मुदाखलत जिसने की है उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब मैं एक सवाल उठाना चाह रहा हूँ कि इससे पहले 2014 के धरने के वाले से जनरल रहील इस्लाम उस वक्त DGI से थी, उन पर इल्जाम लगा था और बल्कि कहा तो ये जाता है कि कोई रिकॉर्डिंग भी थी जो आसिफ साहब ने सुनाई उस वक्त आर्मी चीफ को, और उसके बाद वो सारा मामला खत्म हुआ। तो उनको भी गिरफ्त लाना चाहिए। शुजा पाशा पे इल्जाम लगता है, उन पे भी लगे, जनरल जवान पे लगे। मतलब किसी को मुकद्दस गाय का, मैं तो इस बात पे खुश हूँ। जो अच्छी बात ये है कि एक तासुर था कि ये जो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, तो वो तो अदारा अपने आप करेक्ट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना। लेकिन ये कि इन सर्वे से अगर 2018 के इलेक्शन में या उसके बाद में, यानी ये किसी एक पार्टी के साथ इसको लिंक अप नहीं करना चाहिए, अक्रॉस से बोल्ड होना चाहिए। एक तो असूली पॉइंट होना चाहिए, सिलेक्टिव जस्टिस नहीं होना चाहिए, और अक्रॉस से बोल्ड होना चाहिए। और मैं खाकवानी साहब एक छोटी सी गुजारिश सुन लीजिएगा, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट कहा गया कि उन्होंने जो फौजी कानून थे उसकी खिलाफवर्जी की है, तो इसका कोई तसलसल तो होगा ना? नहीं, आफ्टर रिटायरमेंट तो है, लेकिन अगर इन सर्वे से अगर रूल्स की खिलाफवर्जी जो बंदा कर रहा है तो उसके खिलाफ भी होनी चाहिए। जो माजी में, जैसे मैंने अभी मिसाल दी, जनरल रहील इस्लाम की मिसाल दी, साहब ऐसे इवन शुजा पाशा पे भी लोग बात करते हैं, तो वो यदि किसी ने तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचाने की कोशिश की, किसी ने नून लीग को फायदा पहुंचाने की कोशिश की, जिसकी भी की, तो सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, जो सबसे अच्छी बात ये है। और इसमें जो है सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन फैज मीर साहब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मतलब कोई यानी आइन से, कानून से मुआवरा कोई नहीं होना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं कि किसी बंदे को इस चीज की सजा मिले कि रिटायरमेंट के बाद वो PTI के साथ या चेयरमैन PTI के साथ सिलेक्शन में है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि जिस चीज ने गलत किया है, किसी एक चीज में फ्रेम करके नहीं, जो उस जुर्म में आपको लगता है कि मुलव्वस है। मैं शर्मिला फारूकी साहब की तरफ चलता हूँ, मैं उनसे भी जान लेता हूँ, वो क्योंकि उनकी पार्टी की जानिब से इस बात को खुशाइन कहा गया था। वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि हुकूमत यकीनी बनाएगी, शर्मिला साहिबा, के ये जो कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं ये बंतकी अंजाम तक जाए। और फिर आज तलाल चौधरी साहब ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी दरख्वास्त करते हैं कि वो भी अपने इदारे के अंदर एहतसाब का अमल शुरू करें। तो आप लोग इससे भी इत्तफाक करते? देखिए जी, हर इदारे के अंदर एहतसाब का अमल होना चाहिए। कोई बाहर से आके एहतसाब आपका नहीं करेगा। एक सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए और एक सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए। हर इदारे के अंदर इश्यूज़ हैं, कोई इदारा ऐसा नहीं है, काली भेड़ें हर जगह पर होती हैं। अगर आप खुद अपने इदारे में, अगर आपके पास शवाहिद मौजूद हैं और आपके पास ऐसे एविडेंस है कि आप समझते हैं कि वो एक कोई शख्स या कुछ अशख़ास जो हैं वो इदारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। देखें, कानून सबके लिए बराबर है। अगर एक आम आदमी चोरी करता है और उसको सज़ा मिलती है, तो फिर एक बड़ा आदमी भी चोरी करे, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए ना। रिलीफ मिले, जिस तरह मैं पहले बात कर रही थी कि रिलीफ मिले तो फिर सबको मिले। कोई मतलब कोई किसी से बालातर नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है, अवाम सबके लिए बराबर। इसी तरीके से देखिए, ये जो एक अमल शुरू हुआ है फ़ौज के अंदर, आई थिंक इट्स अ गुड साइन, क्योंकि अगर आपके पास ऐसा एविडेंस था, और जाहिर बात है फ़ौज के अंदर कार्रवाई इस तरीके से नहीं होती कि आपने किसी को शक की बुनियाद पे पकड़ लिया। वो पूरी कार्रवाई करते हैं फुल प्रूफ एविडेंस के साथ। पूरी मतलब ये पूरी कार्रवाई हो चुकी है, उसके बाद जाके इनके ऊपर हाथ डाला है और उनको गिरफ्तार किया है। सो ओवरवेलमिंग एविडेंस होगा ना, तो इसी वजह से। और फिर देखें ना, मैं शर्मिला साहब एक सवाल छोटा सा इसमें ऐड कर देता हूं, एक छोटा सवाल ऐड कर देता हूं। लोग को नुकसान पहुंचाते हैं, लोग ना सवाल करते हैं कि मौजूदा दौर के अंदर भी वो, और सवाल के अंदर कहते हैं कि सेनेटर फैसल वाडा, मोहसिन नकवी, फिर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, इन लोगों के पास सेनेट में आने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया। किसके कहने पर किया? कि आप भी मुदाखलत होती है, लोग
कोट करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, होता है ऐसा अब भी? देखिए जी, लोगों के ताल्लुकात होते हैं, लोगों की सपोर्ट होती है। मैं ना इसको रद्द करूंगी, ना मैं इसको मैं इसकी तायीद करूंगी, ना मैं इसको कंफर्म करूंगी। मुझे नहीं पता, वक्त आने पे शायद किसी दिन पता चल जाए कि क्या है क्या। मे बी पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसी सपोर्ट किया। कुछ लोग होते हैं जिनकी सपोर्ट हर पॉलिटिकल पार्टी से होती है, वो इस तरह लॉबी कर लेते हैं, इसमें कोई ठीक है। लोगों के पर्सनल ताल्लुकात होते हैं। आखिरी मिनट में मैं किरण नाज साहिबा से कमेंट ले लेता हूं इस पे। देखिए, इस मुल्क के अंदर अहमद साहब, इस मुल्क के अंदर जब एक सियासी जमात ये कहेगी कि हमने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है और उसको जबरदस्ती घसीटेगी सियासत में, तो फिर क्या होगा इस मुल्क के अंदर? ठीक है, ठीक है। यानी पॉलिटिकल सतह पर पॉलिटिकल मामला को डील कर लेना चाहिए। आप फौज से बात करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, तीनों मेहमानों का हमारे साथ मौजूद थे और आज के आम मामला से हम गुफ्तगू कर रहे थे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।